हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक सिलसिला चलाए हुए हैं कि हम लोग अभी कॉमर्स क्लास 12 का जो अकाउंटेंसी है और उसका जो हम लोग हर एक चैप्टर जहां से आपका एमसीक्यू आ सकता है, तो हर एक चैप्टर का एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर पर डिस्कशन किए हैं और आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये हम लोगों का है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इस चैप्टर से, सारे एमसीक्यू को हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग आज हम लोग इसमें 45 एमसीक्यू को देखेंगे और अगर आप 45 एमसीक्यू को अच्छे से कर लेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इससे बाहर नहीं आएगा। मैं इस बात का पूरा पूरी दावा कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग चलिए देखते हैं वन बाय वन कैश फ्लो स्टेटमेंट के एमसीक्यू को। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जितने भी एमसीक्यू अभी पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, पूरा डिटेल में हम समझाएंगे। आप लोग इसको प्रॉपर नोट्स भी जरूर कीजिए और एग्जाम के टाइम में इसको बस रिवीजन कीजिएगा, है ना। अपने नोट कॉपी पे निकाल करके इसको रिवीजन करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के बाद का जो क्लास होगा हम लोग न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट मिलेगा इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन में ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। और ये बात आप लोग अपने दोस्तों मित्र को भी बताइए, जो भी आप लोग के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, उनको जानकारी दीजिए कि इस चैनल में जुड़ जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि इसमें गणेश सर आप लोगों को फ्री में पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। और हम लोगों का टारगेट है कि अकाउंटेंसी में 90% से अबव लाना है। अकाउंटेंसी में 90 से अबव लाने का हम लोग का मेन टारगेट है। तो इसी के लिए हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग रेगुलर बने रहिए, आप लोगों का 90 से अबव आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से बन सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है कि रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है। बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पर आधारित होता है। ऑप्शन सुनिएगा, लेखांकन के रोकड़ आधार पर, दूसरा है आपका लेखांकन के उपार्जन के आधार पर, या फिर ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेखांकन के रोकड़ आधार पर। देखिए नाम ही है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या नाम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो किससे रिलेटेड रहेगा? ये कैश से रिलेटेड रहेगा, यानी कि रोकड़ पर आधारित रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। बताना है कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। तो आप लोग एएस का नाम सुने होंगे। एएस का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एएस का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। तो बताना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र किस में है, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर कितना में है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में है। कितना में है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, यानी कि AS3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। AS3 में किसका जिक्र है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। तो हम लोग का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यानी कि रोकड़ प्रवाह विवरण है, तो हम लोग कैसे तैयार करते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट का हेल्प से, कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हेल्प से, या फिर आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी। बैलेंस शीट के द्वारा भी बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से भी बना सकते हैं, और एडिशनल इंफॉर्मेशन की सहायता से भी हम लोग बना सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि परिचालन संबंधित क्रियाओं, यानी कि जो भी हम लोग का ऑपरेटिंग से रिलेटेड। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का 3 फेज होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है
कि परिचालन संबंधित क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में निम्नलिखित शामिल होता है। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो इसमें हम लोग किसको किसको शामिल करते हैं? अधिकार, शुल्क, फीस और कमीशन। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अधिकार, शुल्क, फीस और कमीशन। अब आप लोगों का मन में सवाल आ रहा होगा कि डिवेंचर को नहीं लिखते हैं, तो बोलेंगे डिवेंचर को हम लोग इसमें नहीं लिखते हैं। मशीन का क्रय, मशीन का क्रय को भी हम लोग नहीं लिखते हैं। मशीन का क्रय को हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं, अंशों को हम लोग फाइनेंसिंग में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का दोस्तों ऑपरेटिंग का पूछा है, तो ऑपरेटिंग में किसको लिखते हैं? ऑपरेटिंग में हम लोग अधिकार, शुल्क, फीस, कमीशन इत्यादियों को लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि रोकड़ समतुल्य में निम्नलिखित शामिल होता है। यानी जो कैश इक्विवेलेंट है, एक होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कैश और कैश का समतुल्य, यानी कि कैश एवं कैश के बराबरी का। कैश का इक्विवेलेंट मतलब होता है कैश का इक्विवेलेंट मतलब बराबरी। तो कैश का इक्विवेलेंट क्या क्या होता है? ट्रेजरी बिल, कि व्यापारिक बिल, कि कम परिपक्वता वाला बैंक जमा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि बीमा कंपनियां से प्राप्त दावे को माना जाता है। यानी कि हम लोग जो भी इंश्योरेंस कंपनी से दावा करते हैं, है ना, उससे हम लोग क्लेम करते हैं क्लेम करते हैं, तो उससे जो भी हम लोग को प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? क्वेश्चन है कि उसको हम लोग क्या मानते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग क्या मानते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मानते हैं। क्या मानते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का रोकड़ प्रवाह मानते हैं, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है? बताना है वो कौन सी क्रिया है जो संचालन क्रिया यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या क्या आता है ना? जितना भी करेंट एसेट्स है, करेंट लायबिलिटी है और डेली एक्टिविटी है, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी और डेली एक्टिविटी, इन सबको हम लोग, और साथ के साथ इनकम टैक्स, इन सबको हम लोग किस में रखते हैं? इन सबको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखते हैं। तो बताना है कि कौन कौन सा होगा। तो देखिए क्या क्या हो सकता है। डेली एक्टिविटी में क्या दिया गया है? नगद बिक्री। तो नगद बिक्री डेली एक्टिविटी है, यानी कि रोजाना होने वाली क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जो रोकड़ का अंतर्वाह नहीं है। ठीक है, देनदार में कमी, यानी कि डेटर्स में कमी। जब डेटर्स में कमी होता है, या फिर ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन मतलब डिबेंचर हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि लेनदार में कमी, यानी कि क्रेडिटर्स में क्या हो रही है? क्रेडिटर्स में कमी हो रही है, और इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? इसका लेनदार में कमी। लेनदार में कमी यानी कि क्रेडिटर्स अगर कम हो रहा है तो कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटफ्लो। और इन सब में क्या हो रहा है? कैश का इनफ्लो। इसमें क्या हो रहा है? कैश का इनफ्लो, यानी कि कैश का इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है ना। और डिबेंचर अगर इशू कर रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है? कैश का इनफ्लो। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा है जो कैश का इनफ्लो नहीं है? तो ये जो है यानी कि क्रेडिटर्स में कमी, क्रेडिटर्स में कमी क्या होती है? कैश की आउटफ्लो होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, बताना है आप लोगों को कि निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है। यानी कि आपको नॉन कैश आइटम बताना है ना, कि इसमें से कौन सा है जो गैर रोकड़ मद नहीं है, यानी कि नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम नहीं है। अगर नॉन कैश आइटम नहीं है इसका मतलब क्या है? कैश आइटम है। तो बताना है इसमें से कौन सा है जो कैश आइटम है, यानी कैश नेचर का आइटम है। ठीक है, कैश नेचर का आइटम है। तो ऑप्शन सुनिएगा, नगद बिक्री, है ना, ख्याति का अपलेखन, ह्रास, और अपर्याप्त ऋणों के लिए प्रावधान। तो क्या हो जाएगा? नगद बिक्री, क्योंकि नगद बिक्री करते हैं तो ये कैश नेचर का, यानी पैसा आता है। और ख्याति का अपलेखन, यानी ख्याति अगर घट रहा है, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो वो कैश आइटम नहीं बल्कि नॉन कैश आइटम है। जबकि यहाँ पर पूछा कि बताना है कि कौन सा
नॉन कैश आइटम नहीं है, और अगर नॉन कैश आइटम नहीं है मतलब कैश आइटम होगा, तो नगद बिक्री यानी जो कैश सेल्स है ये क्या है, यह एक कैश आइटम है। नगद बिक्री एक रोकड़ मद है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि लेखांकन मानक यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एएस। और हिंदी में बोलते हैं इसको लेखांकन मानक। क्या बोलते हैं, लेखांकन मानक। लेखांकन मानक। तो जो लेखांकन मानक 3 है, यानी कि जिसमें हम लोग का कैश फ्लो स्टेटमेंट का विवरण का जिक्र किया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र किया गया, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो डिस्कस किया गया है, मेंशन किया गया है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जिक्र किया गया है। तो बताना है कि वो किसके लिए अनिवार्य है। बताना है कि मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जिक्र किया गया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना किनके लिए अनिवार्य, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, नेसेसरी है। तो सभी उपक्रमों को, या फिर ना संथक विपणी एवं सूचित कंपनियों को, या फिर 50 करोड़ रुपया से अधिक बिक्री वाले उपक्रमों को, तो इसका क्या हो जाएगा, है ना, सभी उपक्रमों को तो जरूरी नहीं है, सभी उपक्रमों को जरूरी नहीं है, किसको जरूरी है, जरूरी उसको है जितने भी विपणि पर सूचित हैं, जितने भी कंपनियां है ना विपणि पर सूचित कंपनियां हैं उनको, और जिनकी भी बिक्री 50 करोड़ से अधिक होती है, उन सारे कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, किसके किसके लिए जरूरी है, स्कंधक विपणन पर सूचित कंपनियों को, और वैसी कंपनियां जिनकी बिक्री है ना 50 करोड़ से अधिक है, उन सारे कंपनियों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है। बाकी छोटी छोटी कंपनियों को जरूरी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि चालू संपत्ति में कमी, जब हम लोगों का करेंट एसेट्स घटता है, करेंट एसेट्स क्या होता है, घटता है, चालू संपत्ति में कमी होती है, तो संचालकों से लाभ में किया जाता है। तो जो संचालक के लाभ है उससे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, कि क्या करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा तो आप लोगों को मैं ये बताऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि रोकड़ समतुल्य के संबंध में निम्नलिखित सत्य है। बताना है कैश इक्विवेलेंट के बारे में कौन सा सही है। जो कैश इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ट्रू बताना है, कौन सा कथन ट्रू है। तो पहला सुनिएगा, अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश, बहुत कम जोखिम, या फिर 3 माह से कम अवधि की परिपक्वता, या फिर उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं जो बहुत ही अत्यधिक तरल अल्पकालीन निवेश, यानी कि बहुत जल्दी लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसको बहुत कम, बहुत जल्दी, शीघ्र हम लोग लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, जिसमें बहुत कम रिस्क हो, जिसमें एकदम ना के बराबर रिस्क हो, यानी कि जोखिम बहुत कम हो, या फिर उसको हम लोग उसको भी बोलते हैं जिसका 3 माह या फिर 3 माह से कम अवधि में परिपक्वता होती है। जैसा कोई भी ऐसा साधन जो 3 महीना या फिर उससे कम अवधि में ही उसको परिपक्व हो जाए, तो उसको हम लोग, उन सारे चीजों को क्या बोलते हैं, उन सारे चीजों को हम लोग कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, यानी कि बताना है कि इसमें से कौन सा है जो फिनेंशियल एक्टिविटी में आता है। फिनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी में कौन सा है जो आता है, आप लोगों को बताना है। तो समता अंशों के निर्गमन से प्राप्ति, अगर हम लोग इक्विटी शेयर को इशू कर रहे हैं और अगर उससे हम लोग को पैसा आ रहा है तो उसको रखेंगे। ये होगा कि नगद बिक्री, तो नगद बिक्री तो नहीं होगा, बैंक अधिविकर्ष भी नहीं होगा, ऋण पत्रों का क्रय भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इशू ऑफ शेयर। माय डियर, अगर हम लोग इशू ऑफ शेयर करते हैं यानी कि शेयरों को इशू करते हैं, तो वो हम लोगों का फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह का विश्लेषण
यानी कि हम लोग उसका कैश फ्लो का एनालिसिस करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस नियोजन के लिए उपयोगी है। तो बताना है किसके लिए उपयोगी है, कैसे नियोजनों के लिए, अल्पकालीन के लिए कि दीर्घकालीन के लिए कि मध्यकालीन के लिए कि अति दीर्घकालीन के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अल्पकालीन के लिए, है ना। जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अल्पकालीन नियोजकों के लिए उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है, अल्पकालीन नियोजनों के लिए उपयोगी है, इस बात को याद रखिएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि संचालन से, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय, है ना, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोग जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम शुद्ध लाभ में किसको जोड़ा जाता है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग किसको किसको जोड़ते हैं, नेट प्रॉफिट में हम लोग किसको किसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि जोड़ते हैं। ये बात आप लोगों को बताना है। तो स्टॉक में वृद्धि, अगर स्टॉक में वृद्धि हो रही है तो इसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे। स्टॉक में रहत्या में कमी, अगर रहत्या में कमी हो रही है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बोला है कि देनदार में वृद्धि, यानी कि डेटर्स में वृद्धि, तो डेटर्स में वृद्धि को भी हम लोग नहीं जोड़ते हैं। और लेनदार में कमी, इसको भी हम लोग नहीं जोड़ते हैं। माय डियर, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। बस अभी याद रखिए, मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे सेशन में, हजारों नहीं लाखों, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे अपने इस जीवन काल में। लेकिन आप लोगों का सेशन में कम से कम ऐसा मैं 10-20 क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है। आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, बताना है आप लोगों को निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है, यानी कि ये कैश का सोर्स नहीं है, कैश का सोर्स नहीं है, कौन सा है जो रोकड़ का स्रोत नहीं है। तो बताना है कौन सा है। पहला है देखिएगा, अस्थायी संपत्तियों का क्रय। अगर आप अस्थायी संपत्तियों को क्रय कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं, तो पैसा का सोर्स नहीं है बल्कि पैसा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि संचालन क्रिया से, यानी कि जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इससे अगर लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाता है, यानी एक बार तो जोड़ दिए हैं, फिर से जोड़ते हैं, किसे पुनः जोड़ा जाता है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग किसको दोबारा जोड़ते हैं, ठीक है। यानी एक बार तो जोड़े हुए हैं लेकिन हम लोग उसको दोबारा जोड़ते हैं। तो देखिएगा, ख्याति का अपलिखन, अपलिखित मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ, तो गुडविल रिटर्न ऑफ को हम लोग जोड़ते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। डिप्रेसिएशन, हाँ, डिप्रेसिएशन को भी हम लोग जोड़ते हैं, ये बात आप लोगों को पता ही होगा। और अस्थायी संपत्तियों की बिक्री पर हानि, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्योंकि इसको भी जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ते हैं, इसको भी जोड़ते हैं, तो इसका सही क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि वर्ष के दौरान लाभ, लाभ कितना हुआ है, यानी प्रॉफिट देखिए कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपया का, ठीक है। और स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में कितना का वृद्धि हुआ है, स्टॉक बढ़ा कितना का है, 9,000 का बढ़ा है। और देनदार में कमी, यानी कि डेटर्स में क्या हुआ है, कमी हुआ है, कितना का हुआ है, 5,000 का। तो बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा। तो मेरे प्यारे बस दोस्तों, हम लोग इसमें किसको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं हम लोग। अगर करेंट एसेट्स घट रहा है और करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग ऐड करते हैं ना। और लेस किसको करते हैं, लेस करते हैं अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा है और करेंट लायबिलिटी घट रहा है, तो उसको हम लोग लेस करते हैं। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, कितना दिया हुआ है, 20,000 का दिया हुआ है। इसमें हम लोग किसको जोड़ेंगे, देखिए स्टॉक बढ़ रहा है, यानी करेंट एसेट्स बढ़ रहा है, तो करेंट एसेट्स बढ़ने पर हम लोग उसको लेस करते हैं। तो लेस कर देंगे कितना, 9,000 लेस कर देंगे। तो 9,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 11,000। और किसको ऐड करते हैं,
करेंट एसेट्स घटने पर देखिए करेंट एसेट्स घट रहा है, यहाँ पर करेंट एसेट्स घट रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, करेंट एसेट्स से अगर घट रहा है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड कर देंगे हम लोग कितना, 5000। तो कितना हो गया, 11000 और 5000 16000, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखिए क्या करते हैं। नेट प्रॉफिट में हम लोग, नेट प्रॉफिट में क्या क्या जोड़ते हैं और क्या क्या घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट रहेगा, तो नेट प्रॉफिट में हम लोग ऐड करते हैं, किसको जोड़ते हैं हम लोग, अगर करेंट एसेट्स घट रहा है या फिर करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, और उसका विपरीत लेस करते हैं। किसको लेस करते हैं, अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा है और करेंट लायबिलिटी घट रहा है तो उसको हम लोग लेस करते हैं। इस बात को आप लोग एकदम याद करके रख लीजिए। और इतना करने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें और भी होता है, मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना याद रखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शुद्ध लाभ दिया हुआ है 1 लाख, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है कि वर्ष के प्रारंभ में देनदार कितना का था, 30,000 का था, यानी कि डेटर्स कितना का था शुरुआत में, डेटर्स शुरुआत में 30,000 का था और वर्ष के अंत में कितना का हो गया, 36,000 का हो गया। तो यानी कि डेटर्स बढ़ गया, पहले 30 का था अब 36 का हो गया, मतलब 6,000 का बढ़ गया। और अगर डेटर्स बढ़ गया तो डेटर्स क्या है, डेटर्स एक करेंट एसेट्स है, और अगर करेंट एसेट्स बढ़ता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग लेस करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर करेंट एसेट्स बढ़ जाए तो क्या करेंगे, उसको हम लोग लेस करेंगे। तो लेस कर देंगे कितना, 6,000। तो अगर 1 लाख में 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 94,000। कितना बचेगा, 94,000। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं इसी प्रकार से। देखिए नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 का दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि वर्ष के प्रारंभ में क्रेडिटर्स कितना का था, लेनदार कितना का था, 24,000 का था, और वर्ष के लास्ट में कितना का हो गया, 16,000 का हो गया। तो घट गया, कितना घटा, 9,000 का, 9,000 की 8,000, 8,000 रुपया घट गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोगों का क्रेडिटर्स घटता है, यानी कि क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स एक प्रकार का करेंट लायबिलिटी है। क्या है, करेंट लायबिलिटी। और अगर करेंट लायबिलिटी घटता है तो क्या करते हैं उसको हम लोग, देखिए अगर करेंट लायबिलिटी घटता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। क्या करते हैं, देखिए करेंट लायबिलिटी घट गया तो लेस करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलिए इसको हम लोग लेस करते हैं। कितना लेस हो जाएगा, 8,000 लेस हो जाएगा। तो 30,000 में अगर 8,000 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 22,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा, पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि ऋण पत्रों पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, यानी कि जितने भी डिबेंचर्स होते हैं, जितने भी डिबेंचर्स होते हैं या फिर प्रीफरेंस शेयर होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होते हैं, अगर इन सब का शोधन कर रहे हैं यानी कि रिडेम्पशन कर रहे हैं, इन सब का रिडेम्पशन करना क्या है, एक प्रकार का कोष का स्रोत है कि कोष का उपयोग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इन सब का आप पेमेंट कर रहे हैं, रिडेम्पशन कर रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं, पैसा वापस कर रहे हैं, यानी कि आप कोष का उपयोग कर रहे हैं। कोष में जो पैसा था उसका क्या कर रहे हैं आप, उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन रोकड़ बहिर्वाह यानी कि आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है। बताना इसमें से कौन सा है जो केस का क्या नहीं है, केस का आउटफ्लो, आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लोज नहीं है। तो ऋण, ऋणों का पुनर्भुगतान, अगर आप ऋणों का भुगतान करेंगे तो केस का आउटफ्लो है क्योंकि पैसा जा रहा है। लेनदारों में कमी यानी कि दायित्व में कमी हो रहा है तो पैसा जा रहा है। ठीक है, ऋण पत्रों का निर्गमन, अगर आप ऋण पत्रों का निर्गमन करेंगे यानी कि आप जो है डिबेंचर इशू करेंगे तो डिबेंचर इशू करने पर पैसा का इनफ्लो होता है, क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। तो ये आउटफ्लो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण का बनाना अनिवार्य है कि प्रासंगिकता है या फिर एक कंपनी अधिनियम का अंतर्गत वंचित है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को बताना है कि अनिवार्य है कि नहीं है। यह अनिवार्य है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि प्लांट एवं मशीन के क्रय के प्रतिफल में अंश का निर्गमन। जब हम लोग कोई भी प्लांट एवं मशीनरी को परचेज करते हैं, मान लेते हैं कि हम एक प्लांट एंड मशीनरी को परचेज किए और बदली में अगर हम उसको शेयर इशू कर दिए, क्या कर दिए, शेयर इशू कर दिए, तो वह मेरे लिए ना ही इनफ्लो हुआ और ना ही आउटफ्लो हुआ। इसमें पैसा का कोई लेन देन नहीं हुआ, ना पैसा आया ना पैसा गया। क्या आया, प्लांट एंड मशीनरी आया, क्या गया, शेयर गया। इसमें ना अंतर्वाह हुआ और ना ही बहिर्वाह हुआ, यानी कि ना ही केस का इनफ्लो हुआ और ना ही केस का आउटफ्लो हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ख्याति को 10,000 से अपलिखित करने के बाद, यानी कि गुडविल रिटेन ऑफ, ख्याति का अपलिखन मतलब गुडविल रिटेन ऑफ। गुडविल रिटेन ऑफ कितना है, गुडविल रिटेन ऑफ है आपका 10,000 और उसके बाद प्रॉफिट कितना दिख रहा है, उसके बाद प्रॉफिट दिख रहा है 50,000। तो बताना है कि आप लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना होगा। तो प्रॉफिट में हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि प्रॉफिट में हम लोग क्या ऐड करते हैं, प्रॉफिट में हम लोग ऐड करते हैं गुडविल रिटेन ऑफ को, ऐड कर देंगे किसको, गुडविल रिटेन ऑफ कितना है 10,000। तो 10,000 ऐड करने पर कितना निकलेगा 60,000, यानी कि 50 और 10 60,000। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा जा रहा है कि ख्याति को 6,000 से अपलिखित करने के बाद, यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है, गुडविल रिटर्न ऑफ है 6,000। गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है, गुडविल रिटर्न ऑफ है 6,000 और इतना कर, अच्छा, और इसके बाद नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, इसके बाद दिख रहा है नेट प्रॉफिट 35,000। कितना दिख रहा है 35,000। और क्या कहा गया है कि फर्नीचर के बिक्री पर हानि, यानी कि लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये कितना दिया गया है 1,000 दिया गया है। तो बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट को, जो कि हम लोगों का दिया हुआ है 35,000। इसमें ऐड करते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ जो कि दिया गया है कितना 6,000। इसमें ऐड करते हैं हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, जो कि हम लोगों का दिया हुआ है 1,000। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ने पर हो रहा है आप लोगों का 42,000। कितना हो रहा है 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि नगद बिक्री बताना है क्या है, जो कैश सेल्स है, ये कैश सेल्स क्या है, नगद बिक्री क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों नगद बिक्री एक परिचालन क्रिया है, क्या है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी, है ना। संचालन क्रियाओं से यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कमी कब आती है, इसमें कमी कब आती है, जब करेंट एसेट्स बढ़ रहा हो या फिर करेंट लायबिलिटी घट रहा हो। तो वैसे स्थिति में हम लोग का क्या आता है, ये कमी आती है। तो देखिए क्या है, चालू संपत्ति में वृद्धि, हाँ चालू संपत्ति में वृद्धि, चालू दायित्व में कमी है, दायित्व में कमी। तो इनमें से दोनों में कोई नहीं, ये तो गलत हो गया, यानी कि ए तथा बी दोनों, यानी कि या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। तो केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का केस घट जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि निम्न में संचालन संबंधित क्रियाओं
से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण कौन सा है। बताना है इसमें से कौन सा है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का उदाहरण है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का उदाहरण है। तो मशीनरी का क्रय ये तो फाइनेंसिंग, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अंशों का निर्गमन फाइनेंसिंग है। स्टॉक का नगद क्रय ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, 29 का सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि संचालन लाभ ज्ञात करते समय जब हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट संचालन लाभ हम लोग ज्ञात करते समय शुद्ध लाभ किससे किसे जोड़ा जाएगा, यानी कि शुद्ध लाभ किसे जोड़ा जाएगा। तो आप लोगों को ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्ध लाभ किसे जोड़ा जाएगा। तो सामान्य संचय में वृद्धि को जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा? सामान्य संचय में वृद्धि को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया है, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन, तो इसका एक उदाहरण सीधा सा हो सकता है कि इसका एक सीधा सा कारण ये हो सकता है कि आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किए हैं। और जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग देखते ही नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए आपसे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करते समय घटाया जाता है। संचालन क्रियाओं से यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग के समय घटाया जाएगा। किसको घटाते हैं, यानी किसको हम लोग लेस करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेस किसको करते हैं? अगर करेंट एसेट्स बढ़ रहा है और करेंट लायबिलिटी घट रहा है तो उसको हम लोग लेस करते हैं। यानी कि देखिए लेनदार में वृद्धि, तो लेनदार मतलब होता है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में वृद्धि। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर क्रेडिटर्स बढ़ रहा है मतलब करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है ना, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हम बोले कि करेंट लायबिलिटी अगर घटेगा तो उसको लेस करते हैं, तो पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, है ना, देनदार में वृद्धि। हाँ, देनदार मतलब होता है डेटर्स, और डेटर्स क्या है? डेटर्स एक प्रकार का करेंट एसेट्स है। तो अगर करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 31 का बी। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग किसको जोड़ते हैं, यानी किसको ऐड करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसको ऐड करते हैं? अगर करंट एसेट्स घट रहा है या फिर करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टॉक में वृद्धि, तो स्टॉक क्या है? स्टॉक करंट एसेट्स है, तो करंट एसेट्स घटने पर ऐड करते हैं, जबकि यहाँ पर बढ़ने बोल रहा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, है ना, लेनदार में वृद्धि, तो लेनदार मतलब क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स एक करंट लायबिलिटी है और ये बढ़ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा जा रहा है कि विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का उदाहरण देना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आप लोगों को उदाहरण देना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है? नगद बिक्री नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों। नगद बिक्री किस में आता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, ये नहीं आता है। अंशों का निर्गमन ये भी फाइनेंसिंग में आता है, ये भी नहीं आता है। मशीनरी का क्रय और रोकड़ का भुगतान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैं बोल दूं दोस्तों, इसमें क्या क्या आता है? इसमें जितना भी हम लोगों का फिक्स एसेट्स है, क्या है? जितना भी हम लोगों का फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये सारा कुछ आता है। लेकिन कैसा इन्वेस्टमेंट? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर रहेगा तो ये सारे को हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को मैं घोल के पिला दूंगा, बस आप लोग अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। रेगुलर जुड़िए, डेली जुड़िए, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि वित्त संबंधित क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है, यानी वित्त मतलब होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बताना है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का उदाहरण क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो फाइनेंसिंग में क्या क्या लेते हैं? माल का बिक्री नहीं लेते हैं, विनियोग का क्रय नहीं लेते हैं, अंशों का निर्गमन, बिल्कुल सही, अंशों का निर्गमन लेते हैं। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं उस टाइम ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान को व्यवहार किस प्रकार करेंगे। यानी कि हम लोग जो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर को हम लोग कहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, यानी कि फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, यानी कि 35 का सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण में आप ख्याति का क्रय किस प्रकार लिखेंगे। यानी कि अगर आप गुडविल परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुडविल परचेज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए गुडविल को परचेज कर रहे हैं, यानी गुडविल क्या है, गुडविल एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है। क्या है, फिक्स एसेट्स है। और फिक्स एसेट्स को हम लोग दिखाते हैं कहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किसमें दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, विनियोग क्रियाओं में। कहाँ पर दिखाएंगे, विनियोग क्रियाओं में। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाते समय, जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उस टाइम एक वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज, एक ऐसा कंपनी जो वित्तीय कंपनी है, यानी कि फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंपनी है, तो उसको अगर कहीं से भी ब्याज प्राप्त तो हो रहा है तो उसको किस एक्टिविटी में दिखाएगी। अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन का मैं तारीफ करता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन दो चार को दे दे तो अक्सर बच्चे गलती कर देंगे। तो बच्चे देखेंगे कि इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट को कहाँ लिखेंगे, तो फट से बोल देंगे कि ओ इंटरेस्ट है तो फाइनेंसिंग में होना चाहिए, लेकिन फाइनेंसिंग में नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी का बात किया जा रहा है जो क्या कंपनी है, वित्तीय कंपनी है। और वित्तीय कंपनी के लिए डेली एक्टिविटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मद रोकड़ तुल्य है। यानी बताना है इसमें से कौन सा है जो केस का इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट है, केस समतुल्य या फिर रोकड़ तुल्य है। तो बैंक अधिविकर्ष, ये तो नहीं होगा, विनिमय पत्र है, देनदार या फिर अल्पकालीन विनियोग, तो अल्पकालीन विनियोग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मद रोकड़ तुल्य नहीं माना जाता है। यानी कौन सा है जो केस इक्विवेलेंट नहीं है। क्या है, केस इक्विवेलेंट नहीं है, केस समतुल्य नहीं है। तो बैंक अधिविकर्ष या फिर आपका व्यापारिक विपत्र या फिर ट्रेजरी बिल या फिर विनियोग। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें से कौन सा है जो हम लोगों का केस का इक्विवेलेंट नहीं है, केस इक्विवेलेंट नहीं है। तो विनियोग, इन्वेस्टमेंट केस इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी सब क्या है, केस इक्विवेलेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को नगद भुगतान से रोकड़ प्रवाह क्या होता है ना। अगर हम कर्मचारियों को नगद भुगतान कर रहे हैं तो हम लोग इसको किस एक्टिविटी के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर कर्मचारियों का आप नगद भुगतान कर रहे हैं तो ये एक संचालन क्रिया है। क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि आप लोगों को बताना है कि निम्न में कौन सा रोकड़ अफरवा नहीं है। देखिए यहाँ पर अफरवा लिख दिया है, थोड़ा सा गलती किया है लिखने में, अंतर प्रवाह होना चाहिए था, अफरवा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, अंतर प्रवाह नहीं है। यानी आप लोगों को बताना है कौन सा है जो इसमें से केस का अंतर प्रवाह, मतलब केस का इनफ्लो नहीं है। बताना है ये कौन सा है जो केस का इनफ्लो नहीं है, केस इनफ्लो नहीं है। तो अस्थायी संपत्तियों की बिक्री, अगर अस्थायी संपत्तियों की बिक्री करेंगे तो केस का इनफ्लो है, पैसा आता है। केस इनफ्लो मतलब होता है पैसा का आना, पैसा का आना। और केस आउटफ्लो मतलब होता है पैसा का जाना। केस आउटफ्लो मतलब क्या होता है, पैसा का जाना, पैसा का जाना। ठीक है, पैसा का आना और पैसा का जाना। तो बताना है कि कौन सा इसमें केस इनफ्लो नहीं है। मतलब अगर केस इनफ्लो नहीं मतलब आउटफ्लो होगा। तो देखिए अस्थायी संपत्तियों की बिक्री, जब अस्थायी संपत्तियों की बिक्री करेंगे तो पैसा आएगा, तो ये तो है। अस्थायी संपत्तियों का क्रय करेंगे तो केस का इनफ्लो नहीं होगा बल्कि आउटफ्लो होगा, पैसा जाएगा, क्रय करने पर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि रोकड़ प्रवाह विवरण में ब्याज की मत दर्शाई जाती है, यानी कि इंटरेस्ट को हम लोग कहाँ पर दिखाते हैं, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग इंटरेस्ट को कहाँ पर दिखाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का मैं तारीफ करता हूँ। और ये जो है अच्छा क्वेश्चन है ना। तो वित्तीय क्रिया में दिखाते हैं, वित्तीय क्रिया में दिखाते हैं कि कहाँ पर दिखाते हैं, कि विनियोग क्रिया में दिखाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा रोकड़ बहिर्वाह नहीं है, यानी कैश का आउटफ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो नहीं है। और अगर कैश आउटफ्लो नहीं होगा मतलब क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा, कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन देखिए, है ना। लेनदारों में वृद्धि, अगर लेनदार में वृद्धि हो रहा है यानी करेंट लायबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बताना कि किसमें कैश का इनफ्लो है। तो करेंट लायबिलिटी बढ़ रहा है यानी कि 43 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि करंट लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होता है, करंट लायबिलिटी बढ़ने पर कैश का इनफ्लो होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि संचालन से रोकड़ के बराबर होता है। संचालन से रोकड़ के बराबर क्या होता है, तो ऑपरेटिंग जो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके बराबर होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके बराबर होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसके बराबर होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किसके बराबर होता है, तो ये होता है नेट प्रॉफिट प्लस चालू दायित्व में कमी, करंट लायबिलिटी में कमी के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो घबराइए मत, ऐसे क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस खूब कराऊंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि आयकर की वापसी रोकड़ का क्या है, यानी कि अगर इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है, इनकम टैक्स रिफंड हो रहा है तो ये क्या है, एक स्रोत है कि एक प्रयोग है कि ए और बी दोनों की, एक कोई नहीं। तो यानी कि आपको इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है मतलब पैसा वापस आ रहा है, तो क्या एक स्रोत है, यानी कि पैसा इनफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, यानी कि एक स्रोत है, सोर्स से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आज का क्लास बहुत लंबा चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 45 क्वेश्चन का डिस्कशन किए इसलिए लंबा हो गया। और अगर आप लोग इतने क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग घबराइए मत, आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखिए, स्किप करके देखिए, डबल करके देखिए, जैसे भी करके देखिए, लेकिन देखिए। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और नोट करेंगे, और जब एग्जाम का टाइम इसको बस नोट को अगर पलट कर देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को मेहनत करना होगा, मेहनत कराने के लिए मैं हूँ। आप लोगों को, मैं आप लोगों को इतना मेहनत कराऊंगा कि आप लोगों को सफलता दिला के रहूंगा। और हम लोग का एक ही टारगेट है कि अकाउंटेंसी में 90 एबव लाना है, 90% से एबव। बाकी सब्जेक्ट में भी लाना है, लेकिन अकाउंटेंसी में मैं दावा कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल में अगर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।